हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्लेक्स में। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है तो उसके लिए आप सबको सॉरी। ठीक है, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये तीन जो यहाँ पे टर्म है, स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, इन तीनों चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। इट इज़ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक रबर बैंड है। ठीक है, इस रबर बैंड को अगर मैं यहां से और यहां से खींचूं तो ये क्या लंबा हो जाएगा? ठीक है, लंबा होने के बाद अभी भी मैंने इसको खींच कर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है, यहां से मैं ये फोर्स को रिमूव कर दूंगा तो ये क्या होगा? अपनी पोजीशन में दोबारा जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी को तो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, लेकिन ये गया किस कारण से पीछे? ठीक है, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हमको पता है जब हमने इसको खींचा था, ठीक है, तो खींचते समय हमने अपने बॉडी की कुछ एनर्जी क्या कर दी? इस बॉडी के अंदर स्टोर कर दी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या कर दी? स्टोर कर दी, जो कि यहां तक खींचते हुए इस बॉडी में क्या हो गई? पूरी बॉडी में स्टोर हो गई। ठीक है, तो जो बॉडी खींचने के बाद जो बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, खींचने के बाद जो एनर्जी बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई है, वही एनर्जी क्या कर रही है? बॉडी को दोबारा अपने पोजीशन में लाने के लिए हेल्प कर रही है। इसीलिए इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी बॉडी को अपने पोजीशन में दोबारा लाने के लिए हेल्प करे, ठीक है, स्ट्रेन करने में हेल्प करे, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक लिमिटेड है? ये इलास्टिक लिमिट तक लिमिटेड है। ठीक है, और प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस कुछ नहीं है, मैक्सिमम कितना बॉडी के अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी का क्वांटिटी जो होता है वो कम होता है, प्रूफ मतलब मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए, और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस कुछ नहीं है, ये प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दे तो इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस बोल देते हैं। ठीक है, और इसका और एक दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सिंपल टॉपिक था। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी या फिर रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक को बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस बॉडी के हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पहले 0 था, देन 1 दिया, देन 2 दिया, देन 3, इस तरह से ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तब बॉडी के अंदर क्या स्ट्रेन एनर्जी होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है? ग्रेजुअली अप्लाइड जो लोड है वो P है। ठीक है, ए इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है? ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमारा ए है। ठीक है, एल हमारा क्या है? लेंथ ऑफ द बार है। ठीक है, ई हमारा क्या है? इसका यंग्स मॉड्यूलस है। और डेल मेरा क्या है? इसका डिफॉर्मेशन है, कि इस पी लोड के कारण कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस चीज को पढ़िए। सिंस द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली एंड वेरिसेस फ्रॉम 0 to P,
ठीक है। तो ग्रेजुअली अगर हम लोग कोई लोड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्स, ग्रेजुअली मतलब मैंने क्या बोलता, 0 1 2 3 मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस है। तो हम लोग इसमें से कौन सा फोर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने माना कि 0 से ये जो लोड है कहाँ तक गया, पी तक गया। ठीक है, तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस पी बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई टू। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, एवरेज लोड क्या पकड़ लिया, पी बाई टू पकड़ लिया। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी को हम लोगों ने लिखा क्या, एनर्जी का मैंने यूनिट क्या बताया था, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी फोर्स। ठीक है, और मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखी डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या पकड़ के रखा है, फोर्स एक लोड होता है जिसको हम लोगों ने एवरेज लोड पकड़ा है, तो फोर्स की जगह मैंने एवरेज लोड लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, डिफॉर्मेशन डिस्टेंस, डिफॉर्मेशन का यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस की जगह पे डिफॉर्मेशन लिखे, तो एवरेज लोड की जगह लिखा मैंने पी बाई टू, डिफॉर्मेशन की जगह पे मैंने लिखा डेल एल, क्योंकि डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, डेल एल। ठीक है, और डेल एल मतलब क्या होता है, पी एल बाई ए ई। ठीक है, तो वही मैंने डेल एल पे पुट कर दिया, तो पी बाई टू इंटू पी एल बाई ए ई। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने सिंपली प्रोडक्ट किया, तो पी और पी मिलकर हो गया पी स्क्वायर, एल का एल हो गया, टू ए ई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखो हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, P को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो वही चीज मैंने क्या किया, P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए क्या कर दिया, इस वाले में पुट कर दिया। तो P के जगह मैंने सिग्मा इंटू ए जब पुट किया, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एल बाई टू ए ई, यहाँ से एक ए और ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, एरिया के साथ अगर एक लेंथ इंटू हो जाए तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिग्मा स्क्वायर वी बाई टू ई। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर ई बाई टू ई हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है यहाँ पे u जो आया वो हमारा क्या आया, u आया हमारा सिग्मा स्क्वायर वी बाय टू ई। ठीक है, यहाँ से मैं हाफ को अलग निकाल सकता हूँ, हाफ आ गया। ठीक है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, सिग्मा को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, हमको पता है ये होता है, तो स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं स्ट्रेन को लिख सकता हूँ ना, सिग्मा बाय ई। तो यहाँ पे देखिए ये एक सिग्मा, ये सिग्मा स्क्वायर था, एक सिग्मा तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, तो और एक सिग्मा बाय ई अगर मैं लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ वॉल्यूम, और सिग्मा बाय ई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, चलिए आगे वाला टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, मैंने बताया था आपको मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस या फिर रेजिलियंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब पढ़ा था तो आपने ये चीज देखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो येलो एरिया के अंदर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, और जो पूरा एरिया हम लोग निकालते हैं, फुल एरिया, ठीक है, फुल एरिया मतलब येलो एरिया के साथ साथ, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, मतलब इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन का जो हम लोग निकालते हैं वो हम लोग वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस बोलते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस से हमको क्या पता चलता है, बॉडी की टफनेस के बारे में पता चलता है कि बॉडी कितना टफ है। ठीक है, तो टफ मतलब क्या होता है, बॉडी कितना इंपैक्ट लोड ले सकता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस। ठीक है, तो टफनेस क्या होता था, टफनेस ऐसी प्रॉपर्टी होती थी जिसमें क्या बॉडी क्या कर सकता है, इंपैक्ट लोड को बियर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन द लोड इज अप्लाइड
सडनली, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि लोड जो था वो क्या हो रहा था, ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम लोड को सडनली अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये तो पहले की तरह सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी, वही हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन। वर्क डन का एनर्जी और वर्क डन दोनों का यूनिट सेम होता है, इसलिए हम लोगों ने वर्क डन लिखा है, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लोड इंटू डिफॉर्मेशन, ठीक है। बट यहाँ पे लोड हमारा एवरेज नहीं है, यहाँ पे लोड हमारा क्या है, पी है, इसलिए पी इंटू डेल एल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 क्या था हमारा, इक्वेशन 4 ये था हमारा, ठीक है। इक्वेशन 4 था सिग्मा स्क्वायर वी बाई टू ई, ठीक है। तो हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर वी बाई टू ई को, वी को मैंने तोड़ के ए इंटू एल लिख दिया, ठीक है। इक्वेटिंग द अबव टू इक्वेशन, और हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों ही हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। तो सिग्मा स्क्वायर ए एल बाई टू ई, और यहाँ से जब हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट किया, ठीक है, तो कुछ चीजें कट गई, और कटने के बाद जो हमारे यहाँ पे आया स्ट्रेस जो आया वो क्या आया, टू इंटू पी बाई ए, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, ठीक है, इससे समझ में आता है हमको कि स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्मा सडन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। मतलब ग्रेजुअली अगर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है, तो हमारा जो सडन होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, मतलब 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, किसमें, सडन अप्लाइड लोड में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, द रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल इज कंसिडर्ड व्हेन इज अप्लाइड टू शॉक लोड, ठीक है। तो आप लोगों को रेजिलियंस मटेरियल का अगर एग्जांपल देना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग। तो हमको पता है स्प्रिंग में जब भी कोई लोड पड़ता है वो सडन ही पड़ता है, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो गाड़ी जब भी किसी गड्ढे में गिरती है तो जो उसके स्प्रिंग्स होते हैं वो स्प्रिंग्स सडन लोड बियर करते हैं, ना कि ग्रेजुअली लोड, ठीक है। इसलिए रेजिलियंस ऑफ द मटेरियल को हम लोग हमेशा किस में कैलकुलेट करते हैं, सडन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे और कुछ सिंपल टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, और आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट सेशन है आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। उसके सेकंड और थर्ड चैप्टर हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि देख लीजिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेटल का टुकड़ा अगर हम लोग ले लें, इसको हम लोग अगर यहाँ से खींचते हैं तो इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, इसको हम लोग यहाँ से अगर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो इजीली तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में क्या है, सेम है। लेकिन इसका ऑपोजिट अगर सोच ले, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, लकड़ी को टुकड़ा मैंने यहां से खींचने की कोशिश किया तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर मैंने इसको यहां से ऐसे बेंड करने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश की बेंड करके, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो इसके क्या क्या एग्जांपल हो गए, वुड, पेपर, ठीक है, और जितने भी मेटल्स एंड अलॉयज होते हैं वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टंगस्टन के सबसे हाईएस्ट क्या होता है, हमारा यंग्स मॉड्यूलस होता है। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका सबसे हाईएस्ट क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है, ठीक है। सबसे लोएस्ट होता है लेड का, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए, ठीक है, कि ई जितना छोटा होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है टिटली में, ठीक है। ई अगर छोटा होगा तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और अगर ई अगर ज्यादा है तो उसकी स्टिफनेस और रिजिडिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। एक्सटेंसोमीटर, यहां से नाम से पता चल रहा है एक्सटेंशन मीटर, ठीक है। तो मतलब क्या, ये किसी भी स्पेसिमेन का क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, इलोंगेशन मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, क्या, एक्सटेंसोमीटर, ठीक है। और स्ट्रेन गॉज से क्या हम लोग मेजर करते हैं, स्ट्रेन मेजर करते हैं कि किसी बॉडी में कितना स्ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंसोमीटर कौन से मटेरियल पे किया जाता है, जिसपे टेंसाइल टेस्ट किया जा रहा हो, ठीक है। तो टेंसाइल टेस्ट कौन से मटेरियल पे किया जाता है, डक्टाइल मटेरियल पे किया जाता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल पे हमारा क्या किया जाता है, टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंसाइल टेस्ट सिर्फ डक्टाइल मटेरियल पे किया जाता है, क्योंकि उनके मतलब उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, और जो मतलब मेलिएबल होते हैं उनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ठीक है। तो एक्सटेंसोमीटर से हम लोग कौन से मटेरियल का इलोंगेशन मेजर करेंगे, डक्टाइल मटेरियल का, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल के कुछ एग्जांपल क्या क्या हो गए, मैल स्टील हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमारा डक्टाइल मटेरियल होता था वो कौन सा होता था, गोल्ड होता था, ठीक है। चलिए आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं।
तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ई सी एंड के, ठीक है। और यहाँ पे ई सी और के का मतलब क्या है, ई हमारा क्या था, ई हमारा था यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। सी हमारा क्या था, शेयर मॉड्यूलस, और के हमारा क्या था, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है ये आपको पूरा तरह से याद रख लेना है। ई इज इक्वल टू सी वन प्लस म्यू, और म्यू यहाँ पे क्या था हमारा, म्यू था हमारा पॉइसंस रेशियो, ठीक है। और पॉइसंस रेशियो की हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहती है, मैंने बताया था ये 0.5 से ज्यादा कभी नहीं जाती, ठीक है। तो पॉइसंस रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू, ठीक है। तो ई इक्वल टू 2c 1 प्लस म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू, 9kc बाई 3k प्लस सी, ये पूरा एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। इसका डेराइवेशन नहीं है आपका, तो आपको जस्ट इसको फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है, अगर बॉडी में स्ट्रेस हीट के कारण जनरेट होती है, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी या तो एक्सपांड करता है या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर बॉडी ठंडी होती है तो बॉडी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, हीट होने से बॉडी क्या करती है, एक्सपांड करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस जनरेट होते हैं, उसी स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, सिग्मा थर्मल, मतलब थर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन इंटू ई। एप्सिलॉन हमारा क्या है, डेल एल बाय एल, ठीक है। और डेल एल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेल एल होता है वो होता है हमारा क्या, एल अल्फा टी, और यहाँ पे जो अल्फा होता है वो हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। कि कितना एक बॉडी हीट करने पे कितना एक्सपांड करेगा, वो इस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से हमको पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा थर्मल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू ई, ठीक है, बराबर क्या, और यहाँ पे अल्फा टी ई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सब टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल एक्सपांशन का मतलब वैल्यू दिया हुआ है, जिस तरह से यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, पॉइसंस रेशियो के कुछ वैल्यू दिए हुए थे आपको। तो यहाँ पे स्टील, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम के क्या याद रखना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ मैंने इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ हम अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 में से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 बार इज सब्जेक्टेड टू सेम लोड if the elongation ratio is 1:2, length ratio is 2:3 and area ratio is 1:2, find the modular ratio, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गिवन डाटा लिखते हैं, हम लोग के पास क्या क्या चीज है, ठीक है। 2 बार इज सब्जेक्टेड टू सेम लोड, सेम लोड मतलब क्या है, बार 2 है तो मतलब 2 लोड पड़े होंगे, बट लोड दोनों क्या है, सेम है, तो मतलब क्या है, P1 बराबर P2 है, ठीक है। ओके, इफ द इलांगेशन रेशियो इज 1:2, इलांगेशन मतलब क्या होता है, डेल एल, ठीक है, मतलब डेल एल 1 बाय डेल एल 2 कितना है मेरा यहाँ पे, 1:2 है, ठीक है। लेंथ रेशियो क्या है मेरा यहाँ पे, मतलब L1 बाय L2 क्या है मेरा यहाँ पे, 2:3 है। एंड एरिया रेशियो क्या है मेरा, A1 बाय A2 क्या है मेरा यहाँ पे, 1:2 है। तो पूछ रहा मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता था हमारा, E1 बाय E2 होता था, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि डेल एल 1 बाय डेल एल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल मतलब क्या होता है, पी एल बाय ए ई होता है, ठीक है। तो पी एल बाय ए ई लिख सकता हूं मैं। यहां पे कौन कौन सी चीजें सेम थी, ये P1 और P2 सेम होते हैं, मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैं L1 E1 E1 L2 A2 E2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एल 1 बाय डेल एल 2 का रेशियो क्या है, 1/2, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं 1/2। L1 इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो L1 और A1 E1 नीचे चला जाएंगे और A2 E2 ऊपर आ जाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा, L2। L1 बाय L2 का रेशियो क्या है मेरा यहाँ पे, 2/3, तो मैं पुट कर देता हूं। A2 बाय A1, ठीक है, A2 बाय A1 उल्टा हो जाएगा, मतलब 2/1, ठीक है। E2 बाई E1 भी हो जाएगा उल्टा, ठीक है। ओके, हाँ,
E2/E1 तो उल्टा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको E2/E1 ही निकालना है, हमको क्या है क्या होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, E1/E2 बराबर क्या, 8:3। ठीक है, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो मतलब 8:3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, 2 रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल्स अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, उनका E1 बराबर क्या होता है, E2 होता है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम होता है। ठीक है, लेंथ रेशियो कितना है मेरा, लेंथ रेशियो मतलब L1:L2 कितना दिया हुआ है मुझे, 2:3 दिया हुआ है। डायमीटर रेशियो मतलब D1:D2 मुझे दिया हुआ है क्या, 3:2। ठीक है, फाइंड इलोंगेशन रेशियो मतलब del L1:del L2 मुझे निकालना है। ठीक है, तो D1 D2 को हम लोग को अगर बिठाना है, हमको पता है del L का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PL/AE होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A1 A2 का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी सर्कुलर है और हमको पता है सर्कल का जो अगर ये डायमीटर दिया हुआ तो इसका एरिया कितना हो जाता है, π/4d² होता है। ठीक है, तो यहाँ से A1 A2 का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, π/4d1², π/4d2²। ठीक है, तो π/4 कट जाएगा तो d1²/d2² हो जाएगा। ठीक है, तो d1/d2 कितना था हमारा, 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 9/4 हो जाएगा हमारा क्या, A1/A2। बस इसको पुट कर दीजिए, आपका del L1/del L2 आ जाएगा। ठीक है, तो del L1/del L2 बाय P1 L1 A1 E1 इज इक्वल टू P2 L2 बाय A2 E2। तो यहाँ पे क्या क्या सेम था, यंग्स मॉड्यूलस E1 बराबर E2 था, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया, सिर्फ यहाँ पे बच गया P1 सेम लोडिंग। ठीक है, लोडिंग भी सेम है, मतलब यहाँ पे ये चीज मैं लिखना भूल गया, P1 बराबर क्या है, P2 है, तो यहाँ पे P1 P2 भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे बच गया L1/A1 इंटू A2/L2। तो L1/L2 का रेशियो क्या था मेरा, 2:3 और A2/A1 क्या हो जाएगा मेरा, 9:4। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 3 या 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6:4 या फिर 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सडन पुल है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। तो हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, U = σ²V/2E। ठीक है, तो जो जो चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है वो हम लोग डायरेक्ट बिठाएंगे और जो नई चीज नहीं दी हुई है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पुल हमको दिया हुआ है, P हमको दिया हुआ है कितना, 50 किलो न्यूटन। तो इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, टू अ स्टील रॉड 2 मीटर लॉन्ग, मतलब L दिया हुआ है, मतलब क्या 2 मीटर। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है, 100 mm², मतलब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में लेना पड़ेगा, और हमको पता है इसको हमको 1000 इंटू 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा, तभी जाके मीटर स्क्वायर में बदलेगा। यहाँ से ये कट जाएगा, 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 तो एरिया जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 1/10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ई जो हमारा वो क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉड्यूलस 200 GPa, तो इसको GPa में से हमको 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो बस अभी पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास ई है, वी मतलब क्या होता है, वी मतलब होता है A इंटू एल, हमारे पास ए भी है एल भी है, बस सिग्मा हमारे पास गिवन नहीं है, और हमको सिग्मा पता है क्या होता है,
P बाय ए होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेस को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाय ए, ठीक है। P हमारा क्या है यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ और एरिया हमारा कितना है यहाँ पे 10,000 तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, सिग्मा 3 4 5 6 7 50 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। बस हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 50 इंटू 10⁻⁷ इंटू 50 इंटू 10⁻⁷, टू टाइम्स लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या है, V मतलब A इंटू एल होता है। A मेरा कितना है 1/10,000, तो 10,000 तो नीचे चला जाएगा, इंटू एल, एल मेरा कितना है 2 मीटर, 2 मीटर तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और क्या रह गया 2 इंटू ई, 2 इंटू ई मेरा कितना है 200 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो अब काट लेते हैं, तो देखिए ऊपर कितने जीरो है 7 7 8 9 9 प्लस 7 16, ठीक है। और नीचे कितना है, ऊपर 16 जीरो है, नीचे कितने हैं 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो मतलब ये 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 कट जाएंगे, सिर्फ एक ही जीरो रहेगा ऊपर, ठीक है। तो नीचे कितना, ऊपर कितना हो गया, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर रह गया 50, ठीक है। और नीचे रह गया कितना, नीचे कुछ और बाकी है क्या, नीचे और भी कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। तो नीचे कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सिंपल हो जाए, सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपको आंसर निकालना, बट याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन में गड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्शन में अगर गड़बड़ी हो गई तो आंसर में भी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं करूंगा, और लास्ट का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। करके मुझे इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, इफ द मेटल हैज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ 200 GPa, ठीक है। मतलब E हमारा कितना है 200 GPa और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडी 80 GPa, तो मतलब दोनों का GPa है, तो हमको यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको GPa ही रहने देते हैं, ठीक है। E हमारा 200 GPa है और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब क्या है हमारा, शेयर मॉड्यूलस का ही हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। C हमारा कितना है 80 GPa है। तो हमको क्या निकालना है, पॉइसन्स रेशियो निकालना है। तो हमको पता है E C और म्यू के बीच में एक रिलेशन था, E इक्वल टू क्या 2C 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, E मतलब 200, 2 इंटू C मतलब क्या 80, 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 100, ये जीरो कट गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 10/8 बराबर 1 प्लस म्यू, ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया 5, तो 5/4 माइनस 1 बराबर म्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4/4 बराबर म्यू, तो म्यू कितना आ गया यहाँ से 1/4 और म्यू कितना आ गया 0.25, ठीक है। तो देखिए अगर म्यू हमारा 0.5 से ज़्यादा आ जाता तो ये आंसर क्या होता, गलत होता। म्यू हमेशा 0.5 से नीचे ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने म्यू का वैल्यू भी निकाल लिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है हाईएस्ट रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस टू दैट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ये आपको निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो वो भी हम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लग गई
ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।